हेलो क्लास। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो आ गए हैं। ठीक है, ये आज का जो है क्लास है, ये आपको चौथा वीडियो मिलेगा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, तो खैर इसमें सीक्वेंस का तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आप चाहें तो है ना इसके पहले के जो 3 वीडियो उसको पहले देख लें। ठीक है, उसके बाद आज चौथा वीडियो को देखें, उसके बाद जो बचे हुए वीडियो है ना पहले के 3, उन तीनों को आप विजिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज करेंट अफेयर के हम लोग है ना भाग 4 वाले जो वीडियो है इसमें क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो ऊर्जा उत्पादन कंपनी, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य की जो ऊर्जा उत्पादन कंपनी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को जो ऊर्जा है ना, वो कौन कौन या किस किस क्षेत्रों से ठीक है प्राप्त हो रहा है ना, जिसका क्या होते हैं हम लोग समुचित रूप से उपयोग कर रहे हैं। ठीक, उसके बारे में देखिए यहाँ पे जो क्षमता है वो अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होता है। जैसे तापी क्षेत्र, ये विभिन्न इंडस्ट्रीज है ना, जिसको आप प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ कोयला या जो अलग उनकी जो तकनीकी है उस पद्धति से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा जो जल है ना, जहाँ बहुउद्देशीय परियोजना होता है, सिंचाई परियोजना, उसके तहत जो जल है ना, जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना, उससे क्या हमें ऊर्जा मिलती है उसके बारे में है। ठीक, उसके पहले तापी ऊर्जा के बारे में बात किए। ठीक है, उसी प्रकार अन्य ऊर्जाओं के बारे में, जैसे कि अभी जो है ना करंट में भी देखा जाए तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उससे जो है बिजली उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में ऊर्जा उत्पादन की कंपनी है ना, इसके काम करने के तरीके, साथ से इनसे कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, उस सब के बारे में क्या करेंगे यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तापी क्षमता, सबसे पहले हम बात करेंगे तापी क्षमता के बारे में, है ना। इंडस्ट्रीज और प्लांट के माध्यम से जो बिजली आपको प्राप्त होते हैं, है ना, साथ ही छत्तीसगढ़ से अलग जो पास के पड़ोसी राज्य हैं उनको भी क्या किया जाता है, बिजली यहाँ से क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, बिजली भेजा जाता है उनको। तो तापी क्षमता जो है छत्तीसगढ़ की अभी देखा जाए है ना, 2000 मेरे ख्याल से ये लास्ट अपडेट 23 का है ना। तो ये जो तापी क्षमता की जो क्षमता वो है, क्षमता देखिए कितना है, तो 2840 मेगावाट। कितना, तो याद रखना है 2840 मेगावाट। ठीक है, जो तापी क्षमता है छत्तीसगढ़ की वो है 2840 मेगावाट, याद रखना। उसी प्रकार जल से जो विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है ये है 138.7 मेगावाट। ठीक है, तापी क्षमता मतलब कोयले के माध्यम से है ना, प्लांटों के माध्यम से, जो प्लांट है, इंडस्ट्रीज है, उसके माध्यम से जो तापी क्षमता है वो है 2840 मेगावाट। उसी प्रकार जल के माध्यम से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसकी क्षमता है 138.7 मेगावाट। कितना, तो 138.7 मेगावाट। साथ ही जो अन्य है, अन्य कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे जैसे भोरमदेव सहकारी कारखाना है। ठीक है, यहाँ से जो अपशिष्ट निकल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या है, उसका उपयोग किया जा रहा है किस लिए, तो बिजली उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो भोरमदेव सहकारी कारखाना जो अपशिष्ट हैं, इससे वर्तमान में 6 मेगावाट की बिजली क्या की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में जो ऊर्जा उत्पादन है उसकी तापी क्षमता देखिएगा 2840 मेगावाट, जल विद्युत क्षमता 138.7 मेगावाट, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के जो अपशिष्ट हैं उससे 6 मेगावाट। ठीक है, अब देखिए कुल कितनी ऊर्जा क्षमता है, तो ये यहाँ पे देखिएगा आप, है ना, तापी क्षमता, जल विद्युत क्षमता और अन्य क्षमताओं को जब आप ऐड करेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो क्षमता आएगी ये आएगी 2984.70 मेगावाट। ठीक है, देखिए जो तापी क्षमता, जल विद्युत क्षमता और साथ में जो अपशिष्टों के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है, सभी को जोड़ने पर जो कुल ऊर्जा आती है वो आती है 2984.70 मेगावाट। देखिए ये हमारे प्रदेश की क्या है, ऊर्जा क्षमता है। ठीक है, तापी क्षमता है 2840 मेगावाट, जल विद्युत क्षमता है 138.7 मेगावाट, अन्य जैसे कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ले लेंगे 6 मेगावाट ये उत्पन्न कर रही है। तो इस प्रकार 2984.70 मेगावाट ये छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान उत्पादन क्षमता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा की वर्तमान उत्पादन क्षमता है, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, और छत्तीसगढ़ में जो वन है ना, इसकी स्थिति के बारे में अगला। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ना,
छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो है कितना? 135,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक, और चलिए देखते हैं प्रदेश का। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की हमें क्या बतानी, पहले तो वन स्थिति के बारे में जानना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल वो कितना आया? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसी में वन का क्षेत्रफल देखते हैं, वन की स्थिति देखते हैं। तो प्रदेश में जो वन क्षेत्रफल है ना, अब वन क्षेत्रफल का माना जहाँ वन है यहाँ पे क्या होता है, आपका खाली मैदान हो जाता है ना। कुल जो एरिया है 135,191 वर्ग किलोमीटर, इसमें मैदान भी आते हैं, नदियाँ भी आती हैं, तालाब भी आते हैं, है ना, कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी आते हैं। तो चलिए ठीक है, जैसे भाटा टाइप का क्षेत्र जहाँ क्या होता है, वन और वृक्ष नहीं होते। तो प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रदेश का देखिए वन स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में जो वन क्षेत्रफल की जो है ना वन स्थिति है, जो वन का क्षेत्रफल है वो है 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रदेश में जो वन क्षेत्रफल है उसका एरिया कितना है? तो 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार ये देखिए, तो वन क्षेत्रफल कितना है? 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जो वन क्षेत्रफल है ये प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है 44.2%। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का पूरा क्षेत्रफल का प्रतिशत, यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल देखा। उसके बाद वहाँ हम लोगों ने जो केवल वन का क्षेत्रफल है उसके बारे में यहाँ पे देखा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन का जो क्षेत्रफल हम लोगों ने कितना देखा? 59,772 किलोमीटर। इसमें से कितना जो है प्रतिशत वन का क्षेत्रफल वाला है? तो वो है 44.2%। कितना? तो 44.2%। ठीक है, साथ ही याद रखेंगे कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? तो चौथा स्थान है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन के क्षेत्रफल, वन का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है ना, 59,772 किलोमीटर स्क्वायर का जो ये क्षेत्रफल है, इसी दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य जो है चौथे स्थान पे है। साथ ही वन आवरण, ठीक है, वन आवरण, वृक्ष आवरण, ठीक है, वन क्षेत्रफल, ये अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में हम लोग है ना अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगोल, है ना, छत्तीसगढ़ के भूगोल में जब हम लोग वन स्थिति को पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो वन आवरण की दृष्टि से याद रखेंगे ये तीसरे स्थान पे है। ठीक है, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पे है, आपको याद रखना है। और वन क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है चौथे स्थान पे है। साथ ही वन का जो क्षेत्रफल है 59,772 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना आता है? 44.2%। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये छत्तीसगढ़ की वन स्थिति है। ठीक, चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 23वां जो वसुंधरा सम्मान मिला है, ठीक है, किसको मिला है, कौन से क्षेत्र में मिला है। और 23वां के पहले ज़्यादातर पेपर में ये दिया गया है कि वर्तमान में जो मिलता है, और ठीक उसके पहले किसको मिला है, इसके बारे में ही पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, जो 23वां वसुंधरा सम्मान है ये मिला, नाम है सुधीर सक्सेना को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो 23वां वसुंधरा सम्मान मिला, नाम है सुधीर सक्सेना को। और सुधीर सक्सेना को किस क्षेत्र में मिला? तो याद रखेंगे ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही लेखक हैं। ठीक है, 23वां जो वसुंधरा सम्मान है ये मिला किसको? तो सुधीर सक्सेना को। ये जो है सुधीर सक्सेना जो है वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही लेखक हैं, आपको याद रखना है। उसी प्रकार जो 22वां वसुंधरा सम्मान है ये मिला था लीलाधर मंडलोई को। ठीक है, 22वां जो वसुंधरा सम्मान है ये किसका मिला था? तो आपको नाम याद रखना है, लीलाधर मंडलोई को। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखना कि 23वां वसुंधरा सम्मान ये मिला सुधीर सक्सेना को, जो क्या है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही लेखक हैं। उसी प्रकार जो 22वां, इनसे पहले जो वसुंधरा सम्मान मिला था वो मिला था तो लीलाधर मंडलोई को। क्या नाम है? तो लीलाधर मंडलोई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो वन है उसी के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बातें की थी। इसी में हमें है ना परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षा में, उसमें संबंधित कुछ अगली बातें इससे संबंधित करते हैं।
देखिए छत्तीसगढ़ में वन को ना कुछ भागों में विभाजित किया गया प्रशासनिक दृष्टि से, ठीक है, साथ ही इसके उपयोगिता के आधार पर भी, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को क्या है, देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की वन स्थिति के बारे में अच्छे से। फिलहाल अभी करंट अफेयर का टॉपिक चल रहा है तो आप इसमें ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अवर्गीकृत वन, देखिए अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन और संरक्षित वन, ये होता कैसे है, कितने एरियाओं में है, उसके बारे में यहाँ पे तो डिस्कस किया गया है, लेकिन ये होता कैसे है उसके बारे में हम लोग, है ना, जो भूगोल का क्लास है वहाँ पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरक्षित वन ये कुल कितने क्षेत्रफल में है, तो याद रखना है 25,782.17 किलोमीटर, है ना, स्क्वायर वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार संरक्षित वन, ठीक है, ये 24,036.10 किलोमीटर स्क्वायर में छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। उसी प्रकार अवर्गीकृत वन के बारे में बात करेंगे, ये है 9,954.13 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में वनों को क्या प्रशासनिक दृष्टि से कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें आरक्षित वन ये पूरी तरीके से क्या है, आरक्षित है, दूसरा संरक्षित वन है और तीसरा है अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है ये 25,782.17 किलोमीटर स्क्वायर है। उसी प्रकार संरक्षित वन जो है 24,036.10 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसी प्रकार अवर्गीकृत वन जो है 9,954.13 किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमें कुल कितना वन इस क्षेत्रफल प्राप्त होता है, तो है 59,772.40 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन तीनों को जोड़े तो हमें 59,772.40 किलोमीटर का जो वन की स्थिति ये प्राप्त हुई। और इसी को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, तो देखिए वो छत्तीसगढ़ वन स्थिति में कि प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, तो 59,772 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कैसे है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो प्रदेश में आरक्षित वन की स्थिति क्षेत्रफल में ये है, संरक्षित वन की स्थिति क्षेत्रफल में ये है और अवर्गीकृत, ठीक, के क्षेत्र में इतना है। तो देखिए आरक्षित वन जो 25,782.17 किलोमीटर है, ये कुल प्रतिशत में कितना है, तो 43-13% है, ठीक। आरक्षित वन का प्रदेश में कुल वन क्षेत्र में या वन स्थिति में कितना प्रतिशत है, तो आरक्षित वन जो है 43.13% है। उसी प्रकार संरक्षित वन जो है 40.22% है, ठीक है। आरक्षित वन जो है 43.13% है, संरक्षित वन 40.22% है और उसी प्रकार अवर्गीकृत वन जो है 16.65% है, ठीक है। अवर्गीकृत वन कितना है, तो 16.65% है। और तीनों को आरक्षित वन का प्रतिशत, संरक्षित वन का प्रतिशत और अवर्गीकृत वन का प्रतिशत को जब हम लोग जोड़ेंगे तो अपने आप में कितना हो जाएगा, 100%, है ना। 100% का मतलब 59,772.40 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि छत्तीसगढ़ में वन में जो आरक्षित वन का क्षेत्र है ना, वो आपको देखने को मिलेगा 25,782.17 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो प्रदेश के कुल प्रतिशत क्षेत्रफल का 43-13% है। उसी प्रकार संरक्षित वन 24,036.10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो प्रतिशत में देखा जाए तो 40.22% है। उसी प्रकार अवर्गीकृत वन जो है 9,954.13 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कुल वन प्रतिशत का 16.65% है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं साक्षरता दर, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की 2023 की स्थिति में, ठीक। साक्षरता दर देखते हैं 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का। देखिए ये सर्वाधिक साक्षरता दर है ना, इसका हम लोग प्रतिशत में देखेंगे कि कौन से शहर का, ठीक है, कौन से जिले का, ठीक, कि साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, ये सर्वाधिक, है ना। सर्वाधिक में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद उससे कम किसका है, उससे कम किसका, एक क्या कहते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम के हिसाब से, ठीक है, एक सीक्वेंस में देखेंगे। उसी प्रकार न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को देखेंगे कि सबसे कम, है ना, किसका है, उससे ठीक थोड़ा ज्यादा किसका है, उसके ठीक थोड़ा ज्यादा किसका है, ठीक है। तो साक्षरता दर 2023 के छत्तीसगढ़ के देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो जिले हैं, ठीक है, इसमें पहले स्थान पे आता है आपका दुर्ग शहर, ठीक है, पहले स्थान पे आता है दुर्ग शहर। इसको दुर्ग शहर के बारे में याद रखना, ज्ञान की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और दुर्ग में जो साक्षरता दर है वो है 86.21%, ठीक है। दुर्ग का जो साक्षरता दर है वो आपको याद रखना है 86.21%, ठीक। उसी प्रकार अब दूसरे नंबर पे आता है रायपुर शहर, और रायपुर शहर का जो साक्षरता प्रतिशत है
85.34%। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना दूसरे नंबर पे आया रायपुर शहर, और रायपुर शहर की जो साक्षरता प्रतिशत है ये है 85.34%। ठीक, अब चलिए इसी में तीसरे नंबर पे देखते हैं, और तीसरे स्थान पे आता है बालोद जिला, है ना। तीसरे स्थान पे बालोद जिला आता है, और बालोद जिले का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 82.57% है। ठीक है, कितना है तो 82.57%। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत को देखा। इसमें पहले स्थान पे है दुर्ग जिला 86.21%, दूसरे स्थान पे है रायपुर जिला 85.34%, और तीसरे स्थान पे है बालोद जिला 82.57%। ठीक, हमने इसको देखा था सर्वाधिक साक्षरता दर के हिसाब से, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर के हिसाब से। ठीक, न्यूनतम साक्षरता दर के हिसाब से देखिए, सबसे कम जो साक्षरता प्रतिशत है, माफ करिएगा, सबसे कम जो साक्षरता प्रतिशत है ये सबसे कम आपको देखने को मिलेगा सुकमा जिले में, और यह है 44.35%। ठीक है, सबसे कम जो साक्षरता दर का जो प्रतिशत है ये मिलेगा आपको देखने में सुकमा जिले में, और यह है 44.35%। ठीक, और उसी प्रकार उसके बाद है बीजापुर दूसरे स्थान पे है, और बीजापुर का जो साक्षरता प्रतिशत है ये 50.96% है। ठीक है, और दूसरे सुकमा जिले के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा बीजापुर जिला, और इसका साक्षरता प्रतिशत 50.96% है। अब इसके बाद आपको तीसरा जो मिलता है वो नारायणपुर जिला है ना। इसके बाद तीसरा जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है वो है नारायणपुर, और नारायणपुर का जो साक्षरता प्रतिशत है ये है 57%। ठीक है, नारायणपुर का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है तो 57% है। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत को, जिसमें सबसे कम है सुकमा जिले का और ये है 44.35%, और उसके बाद है फिर बीजापुर का, और बीजापुर का जो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत है ये 50.96% है। और उसके बाद आप आए और देखें यहाँ पे किसको तो नारायणपुर को, और नारायणपुर का जो साक्षरता दर न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत है ये है 57%। ठीक है, कितना तो 57%। ठीक, तो साक्षरता दर 2023 के संबंध में आपको इन सब चीजों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे जो मनरेगा है ना, मनरेगा जो कार्यक्रम है उसके तहत जो रोजगार प्रदान किया जाता है उसके संबंध में छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति कैसी रही। देखिए यहाँ पे मनरेगा संबंधित हम लोग है ना तथ्यों के बारे में बात करेंगे, उसके विवरण के बारे में। मनरेगा कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, आपको याद रखना है। संख्या है 13,55,000 है ना, 13,55,000 परिवारों को छत्तीसगढ़ में है ना मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया, काम दिया गया। ठीक है, तो मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ के कुल कितने परिवारों को रोजगार दिया गया, काम दिया गया तो संख्या है 13,55,000। कितना तो 13,55,000। साथ ही इसमें महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत रही तो याद रखेंगे 52%। ठीक है, जो 13,55,000 है ना परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है ना, काम दिया गया था, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी तो आपको याद रखना है 52%। साथ ही जो काम मिलता है वो वर्तमान में कितने दिन का है तो आपको याद रखना है 100 दिवस का। ठीक है, रोजगार के तहत हम जो कार्य दिवस दिया जाता है वो कितने दिन का है तो आपको याद रखना है 100 डेज 100 दिवस। और इस दिन जो रोजगार प्राप्त परिवार होते हैं है ना, देखिए, और 100 दिवस का रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या कितनी है तो 6,185 परिवार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 100 दिवस जो रोजगार 100 दिवस का जो रोजगार प्रदान किया गया या काम प्रदान किया गया तो 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है तो 6,185 परिवार। कितना तो 6,185 परिवार। ठीक है, ये बात हुई अभी किसके बारे में तो मनरेगा के बारे में है ना, जिससे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का क्रियान्वयन हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि छत्तीसगढ़ में जो कुल परिवार हैं जिनको रोजगार मनरेगा के तहत प्रदान किया गया संख्या है 13,55,000, और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी ये 52% है। साथ ही 100 दिवस का कार्य करने वाले मनरेगा के तहत परिवारों की संख्या है 6,185 परिवार। ठीक है, कितना तो 6,185 परिवार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, ठीक है,
आयुष्मान कार्ड ये क्या किया जाता है, गंभीर बीमारी के तहत सरकार के तहत, हाँ गंभीर बीमारी जिनको है ना, सरकार के तहत ये योजना प्रदान किया गया है कि उनके इलाज के लिए है ना, जो बहुत महंगे खर्चे होते हैं है ना, मेडिसिन से, इलाज से, ऑपरेशन के, ठीक है, उसको सरकार के द्वारा है ना आयुष्मान कार्ड के तहत क्या कहते हैं है ना, आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है। क्या, तो आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है। ठीक, तो देखिए आयुष्मान कार्ड है ना, जिसमें कुछ गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है, उसके तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये जो कार्ड जिनके पास होता है, जो इसके पात्रता रखते हैं, ठीक है, तो राज्य में देखेंगे कि इसमें 10 लाख रुपए तक के इलाज की अब व्यवस्था की गई है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड के तहत छत्तीसगढ़ में है ना, जो पहले 5 लाख रुपए तक का जो बीमारी का इलाज है वो किया जाता था, जिसको अभी वर्तमान में 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कितना, तो 5 लाख से 10 लाख किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, और घोषणा कब की गई, तो तिथि आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, जो आयुष्मान के तहत जो फ्री इलाज 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था सरकार के द्वारा है ना, उसको 5 लाख से रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, ऐसा घोषणा किया गया है। और कब किया गया है, तो घोषणा की तिथि आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, कब, तो 25 दिसंबर 2023 को। साथ ही जो घोषणा करता है उनका नाम है छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जी। ठीक है, और घोषणाकर्ता के नाम है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, आपको याद रखना है श्री विष्णुदेव साय जी। चलिए, अब साथ ही ये तारीख याद रखना है, घोषणा वाला तारीख, जो घोषणा की तारीख है वो है 25 दिसंबर 2023। याद रखना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। साथ ही 25 दिसंबर को इस बार धान बोनस वितरण समारोह चल रहा था, उसी दौरान है ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान से संबंधित जो घोषणा है 5 लाख रुपए से 10 लाख करने का, ये किया गया। ठीक है, तो घोषणाकर्ता का नाम है विष्णुदेव साय जी है ना, जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही इन्होंने घोषणा किया, उस तारीख को आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस इस दिन मनाया जाता है। साथ ही इस दिन धान बोनस का वितरण समारोह था, उसी दौरान इन्होंने जो 5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 10वां इंडियाज गॉट टैलेंट शो 2023। ठीक है, 10वां कौन सा नंबर को, तो 10वां इंडियाज गॉट टैलेंट शो 2023। ठीक है, ये जब हुआ, ये शो के जो विजेता हैं याद रखना है आपको, अबूझमाड़ के जो मललखम एवं खेल अकादमी नारायणपुर। ठीक है, तो 10वां इंडिया गॉट टैलेंट शो 2023 के विजेता हैं अबूझमाड़ के मललखम है ना एवं खेल अकादमी नारायणपुर। ठीक, और विजेता को क्या पुरस्कार राशि मिली, ध्यान रखेंगे आप लोग, 20 लाख रुपए इनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही मारुति सुजुकी अर्टिगा कार भी इनको पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो 10वां जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो है, इसमें विजेता जो है उनको 20 लाख रुपए और साथ ही मारुति सुजुकी अर्टिगा क्या किया गया, प्रदान किया गया, पुरस्कृत किया गया। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत में जो पहले मललखम प्रशिक्षण अकादमी है, ये खोला गया है नारायणपुर जिले में। ठीक है, आपको याद रखना है कि पूरे भारत देश में जो पहला मललखम प्रशिक्षण अकादमी है, ये खोला गया है कहाँ, तो नारायणपुर जिले में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, कुछ जलाशय और जलप्रपात के नाम, और साथ ही आपको याद रखना है कि कौन से जिले में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है नीम गांव जलाशय। ठीक है, नीम गांव जलाशय ये कहाँ है, तो जसपुर जिले में है, आपको याद रखना है। ठीक है, नीम गांव जलाशय कौन से जिले में है, तो जसपुर जिले में है। उसी प्रकार साजाखंड जलाशय, ठीक है, कौन सा, तो साजाखंड जलाशय, ये जो है बैकुंठपुर जिले है ना, बैकुंठपुर कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, साजाखंड जलाशय कहाँ, तो बैकुंठपुर कोरिया जिले में है। नीम गांव जलाशय कहाँ है, तो जसपुर जिले में है। उसी प्रकार झोझा जलप्रपात, ये जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। ठीक है, जो झोझा जलप्रपात है ये है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। साथ में जो धास जलप्रपात है ये खैरागढ़, चुई, खदान और गंडाई जिले में है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ जलाशय और जलप्रपात, जिसमें झोझा जलप्रपात आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। धास जलप्रपात आपका खैरागढ़, चुई, खदान, गंडाई जिले में है। उसी प्रकार कुछ जलाशय है जैसे कि साजाखंड जलाशय बैकुंठपुर है ना,
जिला कोरिया आपको याद रखना है, और नीमगांव जलाशय जसपुर जिला आपको याद रखना है। ठीक है, ये हुई आपके करंट अफेयर की, है ना। ये आपको जो मिला ये चौथा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 3 सीरीज और आ गई है, आप सबको एक बार एक साथ एक सीक्वेंस में यहाँ, है ना। आज जो ये वीडियो अपलोड हो रहा है इसको देख के पीछे जाके उन तीनों वीडियो को आप वहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इससे संबंधित और वीडियो अभी आपको आने बाकी है ना। एग्जाम के पहले तक, एग्जाम तो शायद 11 तारीख को है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे 8 या 9 तारीख तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ से संबंधित, साथ ही इसी में, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। ठीक है, डाटा बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, प्लस आर्थिक सर्वेक्षण का 2-3 घंटे क्लास लेने के बाद वहां से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ठीक है, उतना ज्यादा वो फ्रूटफुल, है ना, 2-3 क्वेश्चन में फ्रूटफुल होगा नहीं वो। तो हम लोग ऐसा ही सीक्वेंस में पढ़ते जाते हैं, जिसमें कुछ चीजें, है ना, करंट अफेयर की, साथ में आर्थिक सर्वेक्षण की, डाटा संबंधित, और कुछ ऐसी चीजें जो केंद्र संरक्षित, साथ में राज्य संरक्षित, और जलाशय, है ना, जलप्रपात या मंदिर, है ना, मंदिर से साथ में ऐसा ही कुछ आरक्षित वाला जो क्षेत्र है, उन सबको इसमें क्या करें, वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं एंड अप करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आप देखेंगे।